डी टू स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। चलते हैं सीधे स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। 108 आइडेंटिकल बुक्स, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन के सामने आ गया। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। ये एक सर्टन प्रोसेस के तहत हमने सारे सवाल सॉल्व करने हैं। जब भी आपको कहा कि उनका चैप्टर का नाम वेरिएशंस है, रेशियो प्रोपोर्शंस है, तो प्रोपोर्शन जो है वो आपको होता है, जो वेरिएशन है वो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक इनवर्स है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने पढ़ा था कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इन द सेम डायरेक्शन मूव करते हैं और इनवर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने इक्वेशन बनानी होगी, कनेक्शन यानी कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, या जो दो वेरिएबल्स दी हैं उसकी इक्वेशन बनानी होगी, तो एक सर्टन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन है वो कैसे बनेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज x, तो इसको लिखेंगे y इज प्रोपोर्शनल एज x। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, तो इसके अंदर इसको पढ़ते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है इसके ऊपर हम न्यूमरेटर में इसकी लिखेंगे। अगर ये इन्वर्सली होता तो फिर इसको 1/y करते हैं। ठीक है, जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम उसको ही लिखते हैं x इज प्रोपोर्शनल एज y, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू के वाई हो जाएगा। जो k है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को शो करता है। तो जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन बनानी है तो इसको लिखना है x इज इक्वल टू के वाई, ये होगी x इज इक्वल टू के वाई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर देना है। अब मार्क करने का इसका मकसद क्या है कि अब ये देखें, नेक्स्ट उसने लिखा है x की वैल्यू दी है 4.5 और y की वैल्यू दी है 3, यानी इन दो वैल्यूज की मदद से अब हम इक्वेशन नंबर 1 से k की वैल्यू निकालेंगे। यानी पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा x इज प्रोपोर्शनल टू y, या दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप दिया उसको लिखेंगे और फिर उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई। अब हम क्या करेंगे, x की और y की जो वैल्यूज गिवन है, यानी x की वैल्यू है 4.5 और y की जो वैल्यू है वो 3, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह हम पुट कर देंगे 4.5 और y की जगह हम पुट कर देंगे 3। ये देखेंगे क्या, पुट y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4.5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब x की जगह आ जाएगा हमारा 4.5 इज इक्वल टू k टाइम्स y की जगह आ गया 3। अब आपको पता है ये 3k है, तो हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लायर है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1.5। यानी हमेशा जब भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन बनानी होगी तो हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, देन x इज इक्वल टू के वाई, फिर x और y या जो भी वेरिएबल्स होंगी उनकी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब जो हमने k की वैल्यू निकाली 1.5, इसको इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से पुट करेंगे ताकि हम इक्वेशन बना सकें। जैसे कह रहा है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, यानी x और y के कनेक्शन को जो शो करती है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। यानी कई दफा एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि x इन टर्म्स ऑफ y या इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, कि x और y के कनेक्शन को जो चीज शो कर रही है वो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू के वाई। तो अब k की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू आई है 1.5, तो देखें x इज इक्वल टू 1.5y। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। इसको मार्क करने का क्या मकसद होता है कि अब ये जो हमें पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 या कोई और भी पार्ट होता है, अब जो भी वैल्यू हमने निकालनी है वो इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी है। तो देखें पार्ट नंबर 2 में लिखा है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। तो अब जो हमारी ये पार्ट 1 आया, यानी ए पार्ट जो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 1.5y, यानी एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। इस इक्वेशन में हमने क्योंकि k की वैल्यू हमारे मालूम हो गई है, अब इसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे।
तो पहले पार्ट नंबर 2 को निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू 6, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो पहले पार्ट 2 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने दोबारा बनाई, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने दोबारा बनाई है उसको मैंने यहाँ दोबारा लिखा है कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, पहले वो लिखेंगे। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज प्लेस होंगी। तो पहले पार्ट नंबर 2 के लिए y की वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे y की जगह 6 पुट कर दें, तो ये हमारा तो x इज इक्वल टू 1.5 और y की जगह आ गया 6, तो 1.5 टाइम्स 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। अब पार्ट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। हमेशा जब भी वैल्यूज निकालनी है आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी है। सो पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 1.5y, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 1.5x। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12 ओवर 1.5 विच इज इक्वल टू 8। यानी जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट की इक्वेशन बनानी होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे y इज प्रोपोर्शनल टू x, फिर उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू kx और फिर वहां से x और y यानी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके पहले k की वैल्यू निकालेंगे, फिर k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, या एन इक्वेशन यानी x इन टर्म्स ऑफ y भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम इसको कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। फिर जब ये हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी, अब इसमें हम बारी बारी पहले y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if q is directly proportional to p and q is equal to 28 when p is equal to 4। सेम क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था कि पहले हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी की क्या इक्वेशन बनेगी, यानी q is directly proportional to p। फिर हमने फाइंड करना है एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p। देखिए मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था, वहां लिखा हुआ था कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p, यानी ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और ये हमारी इंडिपेंडेंट, यानी q इज इक्वल टू kp बनेगी इस क्वेश्चन, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 42। यानी बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इक्वेशन, यानी q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। सो q इज प्रोपोर्शनल टू p आ गया। अब जनरल इक्वेशन बनेगी इसकी q इज इक्वल टू kp, इसको मार्क किया है इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ पे q और p की वैल्यूज पुट कर दें। q की वैल्यू दिया 28 और p की वैल्यू है 4। सो पुट q इज इक्वल टू 28 एंड p इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ q की जगह आ जाएगा 28 और यहाँ k इंटू p की जगह आ जाएगा 4। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 28 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 7, क्योंकि 4 1 4 और 4 7 28 होता है। अब जो हमने k की वैल्यू निकाली है इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमारी एक जनरल इक्वेशन बन सके, या एन इक्वेशन कनेक्टिंग q एंड p, या इक्वेशन ऑफ q इन टर्म्स ऑफ p। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी q इज इक्वल टू 7p, क्योंकि k की वैल्यू हमने 7 निकाली, उसको पुट कर दिया इसमें। ये पार्ट 1 आ गया इसका, वी हैव एक्सप्रेस्ड q इन टर्म्स ऑफ p, या एन इक्वेशन कनेक्टिंग q एंड p। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 जो हमने मार्क की है इसी में q और p की वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अब पार्ट नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे p की जगह 5 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये देखें, पहले मैंने जो जनरल इक्वेशन बनाई है q इन टर्म्स ऑफ p, q इज इक्वल टू 7p। अब यहाँ पे p की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। सो q इज इक्वल टू 7 टाइम्स 5, यानी p की वैल्यू 5 आ गई, p की जगह 5 आ गया, तो 7 5 35 आ गया। नेक्स्ट, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 42। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी लिखेंगे पुट
Q इज इक्वल टू 42 इन इक्वेशन नंबर 2। ये देखें Q की वैल्यू 42 इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तब देखें Q की जगह आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7P। अब यहाँ 7 क्योंकि मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो P इज इक्वल टू 42/7 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। बी पार्ट, ए केजी यानी ए का मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, अ केजी ऑफ शुगर व्हेन बी केजी ऑफ शुगर कॉस्ट $C। यानी एक हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, नंबर्स में दिए हुए है, और एक में हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं, लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम ही होगा। अब जब भी आपने इसको, मैंने कहा जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था, उसमें भी हमने कहा था कि उसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया था आसान तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन के मेथड से किया था। तो इन सवालों को भी हम उसी मेथड से करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जिस चीज़ की फाइंड करनी है वो क्या है, 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg यानी 10 kg ऑफ लीव्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ लीव्स बी $X। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वही तरीका का, एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट और एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी। तो कॉस्ट है इन डॉलर्स और क्वांटिटी है इन केजीज। तो बताया गया है कि 3 kg की जो कॉस्ट है वो $18 है। तो देखें 3 kg क्वांटिटी है और उसकी कॉस्ट क्या है $18। अब फाइंड किसकी करनी थी हमने, 10 kg की। यहाँ 10 kg आ जाएगा क्वांटिटी में और इधर आ जाएगा X। अब वही तरीका कार के हमने देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी रिलेशनशिप कैसा है। अगेन पहले ये देखें, द 3 kg ऑफ क्वांटिटी कैन इज कॉस्टिंग $18। तो अब हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, देखें 3 है अब ये 10 हो गई है। ऑब्वियसली जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन में आपको बताया था हम एरो मार्क कर लेते हैं, एरो मार्क करके दिखा देता हूँ। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ पॉइंटर का। ये जरा रेड काबू नहीं आता मुझे। अब ये शेयर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अब एरो बनाने लगा हूँ, क्योंकि हमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा चाहिए होगी। ये देखिए, ये क्वांटिटी थी हमारे पास 3 kg, अब कितनी है 10 kg। ऑब्वियसली 3 से 10 इंक्रीज हुआ, तो मैं एरो अपवर्ड बना देता हूँ। इसका मतलब है कि 3 kg की बजाय अब हमें 10 kg चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगी। डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने कहा कि अब हम 18/x इज इक्वल टू 3/10 दोनों की प्रोपोर्शन बना लेंगे और उसके बाद उसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेंगे। यानी 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से और x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ठीक हो गया। सो 3x इज इक्वल टू 18 टाइम्स 10, यानी 3x इज इक्वल टू 180 भी लिख सकते हैं, या x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लें। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इधर लाके इसको डिवाइड कर दें, या आप पहले इसको 180 करके फिर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो जो मर्जी मेथड यूज कर लें। तो x इज इक्वल टू 18 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे कटिंग कर दें, 3 1s are 3 और 3 6s are 18। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, ऐसे तो नॉर्मली कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखें 6 टाइम्स 10 करेंगे तो $60 हमारी कॉस्ट आ गई। यानी इसका मतलब है कि जो 3 किलोग्राम ऑफ शुगर थी, या शुगर लीव्स उनसे थे या टी लीव्स थे, उसकी कॉस्ट अगर $18 है, तो 10 किलोग्राम शुगर लीव्स की, सॉरी टी लीव्स की जो कॉस्ट होगी वो हमारी $60 होगी। नेक्स्ट इसका पार्ट भी देखते हैं। अब उसमें से सिंबल है लेकिन प्रोसेस वही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ a kg of sugar when b kg of sugar cost $C या $C। Let the cost of sugar be $X। अब वही लिखेंगे, एक तरफ कॉस्ट लिखेंगे एक तरफ क्वांटिटी लिखेंगे। कॉस्ट अब देखें लिखी हुई है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, b किलोग्राम थी। ये देखें b किलोग्राम क्वांटिटी की कॉस्ट जो थी वो हमें दी हुई थी a kg, यानी a kg है, या भी ये आम का मतलब 1 नहीं है, यानी इसकी कॉस्ट बताइए। a kg ऑफ शुगर
यानी A kg ऑफ शुगर की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है व्हेन B kg ऑफ शुगर कॉस्ट $C या $C कि B किलोग्राम शुगर की कॉस्ट जो है वो $C है, तो A किलोग्राम की कॉस्ट क्या होगी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को गौर से देखना पड़ेगा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ज़्यादा और ये कम हो रही है। अच्छा अब देखें, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स हैं, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि जब भी क्वांटिटी और कॉस्ट या क्वांटिटी और प्राइस का रूल होगा वहाँ पे हमेशा नॉर्मली हमेशा ऐसा ही होगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है, क्योंकि जब हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हैं तो हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ती है, और जब हम क्वांटिटी कम पे करते हैं तो हमें कम क्वांटिटी या कम कॉस्ट पे करना पड़ती है। इसका मतलब है कि प्राइस या कॉस्ट या क्वांटिटी जब भी आएगा इसमें हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन ही होती है, ठीक है। इसलिए इसको अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं भी हैं तो हम सिंबल्स में भी एज्यूम करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि द मोर द क्वांटिटी वी वांट टू परचेज द मोर द अमाउंट वी हैव टू पे, द लेस द क्वांटिटी वी हैव टू परचेज द लेस द क्वांटिटी वी हैव टू पे, कि जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी परचेज करते हैं हमें उतनी ज़्यादा प्राइस है उसकी अमाउंट पे करनी पड़ती है, और जब हमारी क्वांटिटी कम होती है तो हमें उसकी कॉस्ट भी कम पे करना पड़ती है। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन ही है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ क्वांटिटी है और एक तरफ कॉस्ट या एक तरफ प्राइस है, तो इन दोनों में हमेशा एक नेचुरल या इनहेरिटेड कह लें जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन ही है, ठीक है। तो इसमें हम वही कर सकते हैं, एरो बना सकते हैं, ना भी बनाएं, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन ही है, ठीक है। तो इसको अब मैं डाउनवर्ड बना के दिखा देता हूँ, तब भी बात वही है, क्योंकि दोनों की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगी। तो देखें, क्योंकि अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन होती है तो हम उसको डायरेक्ट मेथड से C/X करेंगे, तो इधर लिखेंगे B/A। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, C को हम A से मल्टीप्लाई कर देते हैं और X को B से, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा B टाइम्स X इज इक्वल टू AC, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी AC डिवाइडेड बाय B। तो ये हमारी कॉस्ट है, तो इसको लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ A किलोग्राम ऑफ शुगर वुड बी $AC/B, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, अगर सेम इसी कैटेगरी का तो वो भी कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज अ मास ऑफ 7 किलोग्राम, यानी एक पीस ऑफ मेटल है जिसका 5/9 पोर्शन, इसका मतलब है कि 5/9 का मतलब है कि 9 हिस्सों में से 5 हिस्से, 5/9 का ये मतलब होता है 5 आउट ऑफ 9, यानी टोटल अगर उसके पार्ट्स 9 हैं तो उसमें से जो 5 पार्ट हैं उसको कहते हैं 5/9 या 5 to 9 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऑफ द मेटल पीस इज 7 किलोग्राम, यानी किसी एक पीस ऑफ मेटल का अगर हम 5/9 पोर्शन लें तो वो 7 किलोग्राम के इक्वल होगा। What is the mass of 2/7 किलोग्राम और 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल, यानी उसके अगर हम 9 हिस्से करें तो उसमें से 5 हिस्सों की कॉस्ट हमारे पास जब मैस है वो 7 kg है। अब इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर हम उसके 7 पार्ट्स करें तो उसमें से जो 2 पार्ट्स होंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसका इन सिंपल सेंस, इन इजी लैंग्वेज का ये मतलब है कि किसी पीस ऑफ मेटल को अगर हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके जो 5 पार्ट्स हों, 9 में से 5 पार्ट अगर ले लें तो उसका जो मैस है वो 7 kg है। लेकिन अब उसी मेटल के अगर हम 9 की बजाय 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें से जो 2 पार्ट्स लेंगे उसका मैस क्या होगा। तो प्रोसेस वही है, लेट 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल बी x किलोग्राम, यानी इसका मैस हमने फाइंड करना है तो मैस हमेशा किलोग्राम में होता है, तो हम लेट कर लेंगे जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारा x किलोग्राम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एक तरफ लिखते हैं कि फ्रैक्शन और एक तरफ लिखते हैं मैस। तो फ्रैक्शन का मतलब है कि कितना हिस्सा, ये देखिए ना 5/9 दिया है तो ये फ्रैक्शन है, तो लिखेंगे कि 5/9 का जो फ्रैक्शन है वो इक्वल टू कितना है 7 किलोग्राम ऑफ मैस। अब फाइंड किसका करना है 2/7 का, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा 2/7 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x।
अब यहाँ पे एक चीज देखने की गोल वाली है कि प्राइस और क्वांटिटी में तो हमें पता लग गया था कि सिंबल्स थे, लेकिन सिंबल्स के बावजूद हमें यह पता था कि प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट वेरिएशन होती है। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस आ गए हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज हो रही है, या फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो इसका सिंपल सा रूल होता है, ये देखेंगे मैंने 5/9 और ये 2/7। अब इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, यहाँ पे इसकी वर्किंग करके दिखाने लगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5/9 और यहाँ पे लिखेंगे 2/7। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें 5 7 35 और 9 2 18। इसका मतलब है अब कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई कि 35 इज ग्रेटर देन 18, यानी 35 बड़ा है। तो इसका मतलब है ये वाली रेशो जो है, जो 5/9 रेशो है, ये ग्रेटर रेशो है। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो उसमें से हमें ये चेक करना हो कि कौन सी टर्म ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, वहां से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर हमें अंदाजा हो जाता है कि जो सी टर्म बड़ी आ रही है, देखना 5 7 35 है और 9 2 18 है, तो 35 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 18। तो इसका मतलब है जो रेशो है 5/9 की, ये ग्रेटर रेशो है 2/7 से। अब हम यहाँ पे अपने रूल पे आ जाते हैं कि अब जब हमें पता है कि 5/9 पार्ट जो है उसका मैस है 7 किलोग्राम। अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो पहले से कम हुआ है, यानी क्वांटिटी उसकी कम हो गई है। डाउनवर्ड बना देता हूं मैं इसको, ठीक हो गया। जब हमारा फ्रैक्शन और क्वांटिटी कम हुई है, इसका मतलब उसका मैस भी कम होगा। अगेन डायरेक्ट वेरिएशन है क्योंकि दोनों की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ पे रेशियो बना लेंगे, यानी 5/9 डिवाइडेड बाय 2/7 और इधर आ जाएगी 7/x। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसको कभी भी डायरेक्ट ऊपर नीचे लिख के डिवाइड नहीं करना, हमने साइन ऑफ डिवीजन यूज करना है। यानी लिखेंगे 5/9, फिर साइन ऑफ डिवीजन यूज करेंगे, फिर 2/7, फिर उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इससे गलती नहीं होती। तो देखें 5/9 आ गया डिवाइडेड बाय 2/7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और ये 2/7 की बजाय 7/2 हो जाएगा। सो 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 इज इक्वल टू 7/x। अब यहाँ पे आगे एक और आपने रूल देखना है, क्योंकि अब दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये 7 है, इस 7 को और इधर से इस 7 को कट कर देंगे। क्यों कि जब फ्रैक्शन हो दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर में दोनों सेम टर्म्स हैं तो उनको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म्स होती हैं उनको भी कैंसिल कर सकते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हुए ये शॉर्टकट आपने याद रखना है कि जब इक्वेशन की दोनों साइड पे, क्योंकि प्रोपोर्शन में दोनों साइड पे हमारे पास रेशियोज ही होती हैं, तो जब दोनों तरफ रेशियोज होंगी तो हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं और सेम न्यूमरेटर को भी आपस में कट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ऊपर आ गया 5 1 5 और नीचे आ गया 9 2 18, तो 5/18 आ गया। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी x को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 5 यानी 5 से, और इसी तरह 9 2 18, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 9 2 क्या हो जाएगा 18, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ दूसरी साइड पे 1 से। ठीक हो गया, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/18, या सॉरी 5 को जब हमें 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो आ जाएगा 5x, और फिर 9 2 18, 18 को जब 1 से किया तो 18 आंसर आ जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू 18। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 18/5। अब चाहें तो आप इसको मिक्स नंबर में भी लिख लें, क्योंकि 3 3 5 15, 15 प्लस 3, देखें 18/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 होल नंबर 3/5, या अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 3/5 को करेंगे तो डेसिमल में आएगा 0.6, तो उसको लिखेंगे 3.6 किलोग्राम। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने पूरी भरपूर कोशिश की कि एक एक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं। और जो लोग
पहले से देख रहे हैं लेक्चर को, तो उनसे गुजारिश है कि इस चैनल की अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दें, ताकि जो और बच्चे भी हैं D2 के उन तक भी ये पैगाम पहुँचे और वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 7 या उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 7, 8,